हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर CVT सिलेबस एज वेल एज इन NCERTs. दैट इज अबाउट ट्रैवल लॉग्स एंड द ट्रैवलर्स अकाउंट्स. ट्रैवलर्स, यात्री घूमने के लिए निकले और उन्होंने जो देखा अबाउट इंडिया उसको उन्होंने अपना अपना जो अकाउंट्स लिखे, अपनी जो डायरीज लिखी, अपनी जो बुक्स लिखी और कई बार लेटर्स लिखे, उनमें जो इंडिया के बारे में बताया. इस पर ये टॉपिक बेस्ड है थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स परसेप्शन ऑफ सोसाइटी. मीनिंग हाउ डिड द ट्रैवलर्स सी द इंडिया थ्रू देयर ओन आईज. दे वर एलियंस. एलियंस मीनिंग बाहर से आए थे. एलियंस मतलब ऊपर से नहीं. हमारे लैंड के बारे में कुछ नहीं जानते, हमारी सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं जानते. जो कुछ भी उन्होंने देखा उसके अकाउंट्स के बेसिस पर हम अपनी हिस्ट्री को कैसे लिखते हैं. और इसमें एक बड़ा जो पीरियड है वो कवर होता है 10th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक. मतलब मेजरली 3 बड़े ट्रैवलर्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और उनका जो फेज है वो 10th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक है. ठीक है ना. अब ये जो ट्रैवलर्स हैं वो क्या करने आते थे? कई बार आते थे अपने काम के लिए आते थे, ठीक है ना. कई बार आते थे नॉलेज अटेन करने के लिए आते थे कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे. ये जो पीरियड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें ऐसे यात्री कम है, लेकिन फिर भी जैसे बुद्धिस्ट रिलीजन की वजह से बहुत सारे लोग इंडिया आए और उन्होंने घूम घूम करके इंडिया को देखा, क्योंकि द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म लाइज इन इंडिया. सो दैट्स व्हाई एवरीबडी वाज सो क्यूरियस दैट हाउ इज इंडिया. बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, अपने काम से आए, ट्रेड के लिए आए, पिलग्रिमेज के लिए आए. और कभी कभी क्या होता था, कोई डिजास्टर्स हो गए जहां पर वो रह रहे थे तो उससे स्केप करके भी आए. अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं. और इन्होंने क्या देखा? unfamiliar customs. Unfamiliar meaning they were not familiar with the Indian society, so that's why they didn't have any understanding. उनको जो कुछ भी अनफेमिलियर दिखता था वो उनके लिए नया था. आप जाते हो ना कहीं घूमने के लिए तो आपको जो अलग दिखता है, अरे वाह ये बहुत ही अच्छा है. ये जो चीज़ थी ना, वो ट्रैवलर्स के आइज के थ्रू इंडिया को देखना वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो कोई सर्टेन बायस लेके नहीं आए सोसाइटी में. जो देखा उसको लिखा और जो समझा वो भी लिखा. वो समझ गलत भी हो सकती है, लेकिन जो अनफेमिलियर कस्टम्स थे, लैंग्वेजेस थी, बिलीफ्स थी, लैंड स्केप्स थे, जो देश देख रहे हैं सबके बारे में लिख रहे हैं अबाउट इंडियन माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज एंड समटाइम्स एग्रीकल्चरल फील्ड्स एवरीवेयर. उन्होंने जो कुछ भी देखा वो अकाउंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बेस बन जाता है. ठीक है ना. वो सोर्स बेस के बेसिस पर जब हिस्ट्री लिखते हैं तो हम कैसे उसको देखना चाहिए, और ये आपके CVT का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है. ठीक है. अब यहां पर क्या हुआ, बहुत सारे जो लोग आए घूमने, वो ट्रैवलर्स अकाउंट जो थे लंबी दूरी का ट्रैवल करके, आज की तरह सेफ नहीं है कि आपने फ्लाइट बुक कराई और आप केरला चले जाएंगे, या फ्लाइट बुक कराई तो आप यूरोप चले जाएंगे. ठीक है ना. आराम से एकदम सेफ जर्नी है. अनसेफ जर्नी होती थी, लॉन्ग डिस्टेंसेस होते थे. तो जैसा आज होता है वैसा तब भी था. ज़्यादातर मेल ट्रैवलर्स अकाउंट है और कुछ एक फीमेल ट्रैवलर्स जो आई वो बहुत कम अकाउंट्स ऐसे हैं जो सरवाइव हुए. आपको इस फैक्ट को स्टेटमेंट के तौर पे याद रख लेना है, क्योंकि ट्रैवलर्स की हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ा अनयूजुअल है इस बात को लिखना जो NCERTs में उन्होंने लिखा हुआ है. ठीक है ना. अब रिलीजन पर भी लिख रहे हैं, पॉलिटिक्स पर भी लिख रहे हैं, आर्किटेक्चरल सब्जेक्ट्स पर भी लिख रहे हैं. सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ट्रैवलॉग्स में हमें कवर्ड मिलते हैं. ठीक है ना. अब आपको एक फैक्ट दिमाग में रखना है जो आ सकता है. एक एम्पायर है विजयनगर एम्पायर, बहुत ही सुंदर एम्पायर है, बहुत ही बढ़िया. उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है. ठीक है. साउथ इंडिया का एक एम्पायर है. हम्पी तुमने जरूर सुना होगा. हम्पी उसकी कैपिटल सिटी होती थी और बहुत ही ज़्यादा रिच, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस एम्पायर था ये 15th सेंचुरी में. ठीक है. 15th सेंचुरी में. और यहाँ पर एक
ट्रैवलर आता है अब्दुल रज्जाक समरकंदी। समरकंद एक जगह है, ठीक है ना, तो समरकंद से आया था तो समरकंदी। आज देखते होगे ना आप, कोई शायर है तो वसीम बरेलवी, कोई लिख देगा अमरोही। तो इस तरीके से नाम के साथ में जो है अपना जगह भी जोड़ दिया जाता था। तो अब्दुल रज्जाक समरकंदी आया। आपको ये ध्यान रखना है कि अब्दुल रज्जाक समरकंदी कहाँ आता है? विजयनगर एम्पायर में, ठीक है ना। यहां पर आपको एक फैक्ट अब्दुल रज्जाक के बारे में याद रखना है, क्योंकि किस एम्पायर में आया ये सवाल बहुत आराम से फ्रेम हो जाएगा। बट यू नो majorly we are going to emphasis upon three very important travelers and their travelogues, and the first is Al-Biruni, second is Ibn Battuta, ठीक है ना, इब्न बतूता वाला गाना भी है, ठीक है ना, and Francois Bernier, ठीक है। These are the three major travelers which are discussed in the NCERT textbook, so that's why I am going to teach you about them, extensively. So the first figure is Al-Biruni, ठीक है। अब इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आए, पैदा कहाँ हुए? ख्वारिज़म में। ख्वारिज़म इज प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान है। तो आपको ध्यान रखना है कि अल-बिरूनी का नेटिव प्लेस है उज्बेकिस्तान। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। ही नोज मेनी लैंग्वेजेस, अरबिक, पर्सियन, सिरियाक, हिब्रू एंड संस्कृत। ही लर्न संस्कृत in India because he believed that if you want to know more and more about Indian society, Indian religion, Indian polity, you'll have to read Sanskrit. So that's why यहाँ आकर उसने संस्कृत सीख ली। कितना गजब का आदमी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब सुल्तान महमूद गजनी, ठीक है, आपको इसमें सब में बहुत डिटेल्स में नहीं जाना, ध्यान रखना केवल इतना ही कि महमूद गजनवी जो है, जिसको सुल्तान महमूद भी कहते हैं और गजनबी उसके नाम के आगे लगा देते हैं, उसके पास ये चला गया, ठीक है ना। और वहाँ पर महमूद गजनवी जब इंडिया आता है, अटैक्स करता है इंडिया के ऊपर कई सारे, तो इसको पहली बार ही बिकेम फेमिलियर विद द इंडियन सोसाइटी। उसको बहुत ही इंटरेस्ट आया, ठीक है, और उसके बाद ही उसने यहाँ संस्कृत सीखी। अब संस्कृत सीख ली। संस्कृत सीखने के लिए उस पीरियड में किसके पास जाना पड़ेगा? ब्राह्मणों के पास, ठीक है ना। तो ब्राह्मण्स के पास में गया, तो ब्राह्मणों ने उसको संस्कृत सिखा दी, और फिर संस्कृत सीख करके इसने बहुत सारे टेक्स्ट पढ़े और उनमें से कुछ को ट्रांसलेट भी किया, और उनको जो है ना कई सारे ऐसे टेक्स्ट थे जिनको संस्कृत में भी ट्रांसलेट किया। उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। पंजाब गया, नॉर्दर्न इंडिया में खूब घूमा अल-बिरूनी, ठीक है ना। और यहाँ पर ट्रांसलेशंस के काम को इसने अपना पैशन बना लिया इंडिया के अंदर। अब इसने क्या किया कि एक बुक लिखी। बुक का नाम है किताबुल हिंद। हिंद, ठीक है ना, हिंद यानी हिंदुस्तान के बारे में, किताब उल, हिंदुस्तान के बारे में किताब या हिंदुस्तान की किताब। तो पूरी किताब ही वो लिखता है हिंदुस्तान के बारे में। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कैसे सीयूईटी में एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि किताबुल हिंद किस लैंग्वेज में लिखी गई है। अरबिक, पर्शियन, हिब्रू, ठीक है ना, इस तरीके के लैंग्वेजेस के आपको ऑप्शंस दे दिए जाए। आपको ध्यान होगा कि ये जो है अरबिक में लिखी गई है। 80 चैप्टर्स, वेरी डिस्क्रिप्टिव चैप्टर्स वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और मैंने बताया रिलीजन, फिलॉसफी तो उसका इंटरेस्ट था ही था, सोसाइटी इंटरेस्ट था। जब संस्कृत पढ़ रहा है तो एस्ट्रोनॉमी भी उसका इंटरेस्ट बना यहाँ आकर के कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी कैसी है, क्या करती है, ठीक है ना। और दूसरा काम इसने क्या किया, जब आप कहीं जाते हो, कहीं नई जगह पे, कोई सोशल प्रैक्टिस देखते हो, कोई पूजा का तरीका देखते हो, कोई मैरिज देखते हो, आपसे थोड़ा कल्चरली डिफरेंट है, तो कहते हैं अरे यार हमारे यहाँ ऐसे होता है, आपके यहाँ ऐसे होता है ना, ये जो कंपैरिजन होता है। तो उसने क्या किया यहाँ पर, वो कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा वो करता है कि संस्कृत डिस्क्रिप्शंस में जो लिखा हुआ है, जो इंडियन सोसाइटी में मुझे दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो आई नीड टू कंपेयर इट विद माई ओन सोसाइटी, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई ओन लैंड। तो इस तरीके के अकाउंट्स में उसके खूब सारे डिटेल्स बन जाते हैं।
एस्ट्रोलॉजी में गया तो मैथमेटिकल जो है इन्फ्लुएंस तो होना ही था, एस्ट्रोलॉजी तो मैथमेटिकल मेजरमेंट्स है, सो इस वजह से उसका ओरिएंटेशन हो जाता है मैथमेटिक्स की तरह। अल-बिरूनी के बारे में आपको ये स्टेटमेंट की तरह दिमाग में रखना है कि मैथमेटिकल ओरिएंटेशन भी अल-बिरूनी की राइटिंग्स में आपको दिखाई देता है। What was the objective of these travelogues? Why did Al-Biruni or any other traveler who visited India and wrote about Indian society, philosophy, religion and other other spheres of life, why? What was the objective behind it? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। कारण ये था कि नॉन इंडियंस जो उस जहाँ वो रहता है या जो लोग अरेबिक पढ़ सकते हैं उनको बताना कि इंडियन सोसाइटी ऐसी है, उसको इंडियन सोसाइटी समझाने के लिए उसने लिखा है। और कंपैरिजंस तो उसमें बहुत ही लाजमी सी बात है, आ ही जाएंगे, ठीक है। अब अल-बिरूनी यहां आया, कास्ट सिस्टम, जाति, अभी भी जाति एक बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल है। और उस जमाने में जब कोई ऐसी जगह से आ रहा है जिसने कास्ट सिस्टम को नहीं देखा है तो वो कास्ट सिस्टम को देख के जरूर सोचेगा कि अरे यार, हर एक गांव के अंदर, हर एक शहर के अंदर एकदम किनारे पे कुछ लोग रहते हैं जो किसी सर्टेन कम्युनिटी की हैं और वो कम्युनिटी जो है ना वही कास्ट कम्युनिटीज है। तो वो ऑब्जर्वेशन करेगा कि यार लोगों को अलग क्यों किया हुआ है, ठीक है ना। अब उसने कास्ट सिस्टम को समझा और उसको पर्शिया के सोशल स्ट्रक्चर से कंपेयर किया स्टेटमेंट्स के तौर पर, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनके इलाबोरेशन में आपको नहीं उलझना है, क्योंकि सीयूईटी बहुत ही पिन पॉइंटेड प्रिपरेशन मांगता है आपसे, ठीक है। बहुत डिटेल में वो सवाल ही नहीं आना तो क्यों पढ़ेंगे, इसलिए आपको बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है। अब इसने कहा कि संस्कृत टेक्स्ट भी पढ़े, सोसाइटी को ऑब्जर्व किया और उसने कुछ एक चीज़ें बताई। उसने कहा कि ब्राह्मण्स हैं जो दिख रहे हैं अलग है, एकदम प्रिविलेज्ड क्लास है, ब्राह्मण्स की सब कोई इज्जत कर रहा है, सब लोग उसको दान दक्षिणा भी दे रहे हैं, उसके पास नॉलेज है और नॉलेज के साथ साथ वो जो है क्या कर रहा है कि पॉलिटी को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है ब्राह्मण, ठीक है ना, क्योंकि राजाओं को भी ब्राह्मणों से वैलिडेशन चाहिए। जब पंडित जी कह देंगे तो राजा जो है ना उसको ताकत मिलती है रिलीजन से। तो यहाँ पर ब्राह्मण्स दिख रहे हैं उसको, क्षत्रिय उस कहते हैं रूलिंग कास्ट है, ज़्यादातर जो क्षत्रिय हैं वो या तो राजा हैं या अपने अपने इलाकों में जमींदार, मुखिया या बहुत ही पावरफुल एलीट है, ठीक है। वैश्याज हैं, वो कह रहा है वैश्य यानी ट्रेडर्स, ठीक है, बिजनेसमैन क्लास है यहाँ पर, और शूद्रास। तो इन चार जो वर्णाश्रम, जिसको वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं कभी कभी या वर्णाश्रम कहते हैं, ठीक है, जहां पर सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अल-बिरूनी वर्णाश्रम की बात यहां पर कर रहा है, ठीक है। अब जब ये बात कर रहा है तो वो क्या कह रहा है, स्पेसिफिकली अबाउट शूद्रास, ठीक है। और अल-बिरूनी कह रहा है कि देयर आर सम पोल्यूशन कॉन्सेप्ट्स इन द कास्ट सिस्टम एंड one segment of the society, that is particularly Shudras, they were completely isolated from rest of the society. Why? क्योंकि वो मान रहे हैं बाकी लोग और खासतौर पर ब्राह्मण्स कह रहे हैं कि ये पोल्यूटेड है, पोल्यूशन है इनके अंदर, अशुद्धि है, गंदे हैं, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें वो कह रहा है कि ये इनको पोल्यूशन के बेसिस पर अलग किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट के तौर पर कि कास्ट सिस्टम वो कह रहा है कि ये प्यूरिटी और पोल्यूशन का मसला है। कुछ लोग अपने को प्योर मान रहे हैं और एक कम्युनिटी को इम्प्योर मान रहे हैं। तो ये प्यूरिटी पोल्यूशन डिवाइड ये मानता है और कहता है दैट इज अगेंस्ट द नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज, प्राकृतिक कानून के ये विरुद्ध है, उसको अच्छा नहीं लगता है। अल-बिरूनी बहुत ही साफ साफ इस बात को कहता है कि इस तरीके की अनटचेबिलिटी, इस तरीके का सेग्रीगेशन बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब यहां फिर से कंपैरिजन आ जाता है। अल-बिरूनी ने इस्लाम को देखा है, ठीक है, इस्लाम को देखा है, करीब 300 साल पुराना रिलीजन हो गया है और जहां से वो आया है वहां पर इस्लाम है और इंडिया में भी
वो महमूद गजनबी के साथ आ रहा है, वहाँ भी इस्लाम है। तो वो कंपेयर करता है कास्ट सिस्टम को, जिसको वो जोड़ता है हिंदू रिलीजन के साथ, और वो कहता है कि इस्लाम के अंदर इस तरीके का कोई भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ क्या है? इक्वालिटी है, नोशनल इक्वालिटी है। वैचारिक रूप से वहाँ पर जो है ये माना जाता है कि कोई भी जाति के तौर पर विभाजित नहीं है। अब ये अल-बिरूनी ने अपने यहाँ के इस्लाम को देखा होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम के अंदर भी कास्ट है, ठीक है, वहाँ पर कास्ट घुसी और वहाँ पर भी इस तरीके का हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अल-बिरूनी लिखता है कि भाई इस्लाम में हमारे यहाँ इस तरीके का भेदभाव नहीं है, हिंदू धर्म में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, ठीक है। फिर उसने कहा कि कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड है, बहुत रिजिड है। कुछ लोगों को ऑक्यूपेशनली, पेशे के तौर पर कह दिया गया कि आप यही काम करोगे, और वो बेचारे वही काम करेंगे, उनमें कितनी भी योग्यता हो, लेकिन अगर वो जो है शूद्र हैं, जो आज जिनको हम दलित कहते हैं, उस जमाने में शूद्र कहा जाता है कि शूद्र हैं अगर, तो फिर उनको आप जो है ना, दे आर डिवाइड ऑफ मेनी ऑक्यूपेशनल थिंग्स, कि आपको यही काम करना है, आपको चमड़े का काम करना है, मरे जानवर की खाल निकालनी है, मैला ढोना है, गंदगी साफ करनी है, इस तरीके के काम उनको ऑक्यूपेशनली दे दिए गए, और वो वहाँ से निकल नहीं सकते। तो वो कह रहा है कास्ट रिजिडिटी है, उन लोगों को पढ़ने का हक नहीं है, उन लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आने का हक नहीं है। तो उसको वो कहता है कि ये बहुत गलत है। और सोशल इनइक्वालिटी इंडिया में अल-बिरूनी लिखता है कि बहुत ज़्यादा है, सामाजिक असमानता, समाज में कुछ लोगों को काफ़ी ऊपर और कुछ लोगों को एकदम नीचे हाशिए पर धकेल दिया जाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ज़्यादातर उसने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पढ़े जो ब्राह्मण्स ने लिखे थे, और ब्राह्मण्स ने कास्ट सिस्टम को जैसे डिस्क्राइब किया, अल-बिरूनी बोरोड दैट इंप्रेशन फ्रॉम द संस्कृत टेक्स्ट, और उनको लिख दिया कि हाँ भाई संस्कृत लिटरेचर में भी लिखा हुआ है और सोसाइटी को मैं ऐसे ही समझ रहा हूं। अब मैंने आपको बताया कि उसका इंटरेस्ट हुआ कि संस्कृत के बहुत सारी चीज़ों को हमें जो है वो ट्रांसलेशंस करने चाहिए। अब उसने पतंजलि का जो वर्क था, पतंजलि ग्रामर, व्याकरण पर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है पतंजलि का, उसका ट्रांसलेशन किया अरेबिक में। ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रैवलर है जिसने पतंजलि के जो है भाष्य को ट्रांसलेट किया अरेबिक के अंदर, ठीक है। तो आपको अल-बिरूनी का नाम याद रखना है। अब ये तो म्यूचुअल एक्सचेंज है, रिटर्न गिफ्ट, कि एक बढ़िया किताब आपने मुझे दी, मैं इसको ट्रांसलेट करके अरबी में लिखूंगा ताकि अरबी पढ़ने वाले लोग जान सकें। तो ठीक है, म्यूचुअल गिफ्ट क्या होगा? उसने कहा कि एक हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है मैथमेटिक्स की, वो ग्रीक ट्रेडिशन से, ग्रीक मैथमेटिशियन होते थे यूक्लिड, यूक्लिड की बुक को उसने संस्कृत में भी ट्रांसलेट किया। उसने कहा ठीक है, यूक्लिड की मैथमेटिक्स की बुक को मैं संस्कृत में ट्रांसलेट कर देता हूं ताकि आप भी पढ़िए अबाउट यूक्लिड, ठीक है ना। ये था अल-बिरूनी के बारे में कुछ मेजर फैक्ट्स और उनकी जो है स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग, जो आपको जो है ज़रूरी है सीयूटी के लिए। दूसरा ट्रैवलर है इब्न बतूता, ठीक है, जिसके ऊपर गाने वाने बन गए बॉलीवुड में, इसलिए आप लोगों ने इब्न बतूता का नाम जरूर सुन लिया होगा, लेकिन वो खाली जो है ना राइम बनाने के लिए बतूता के साथ में जो है खेल हो गया, अदरवाइज किसी को इब्न बतूता से मतलब नहीं है। अब जब भी ये गाना सुनना तो कहना मैंने इब्न बतूता पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्या है? ये मोरक्को की एक बड़ी स्कॉलरली फैमिली होती थी, अफ्रीकन है, और उसमें इसका जन्म हुआ, ठीक है। खूब घूमा, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका गया, मिडिल ईस्ट आया और एशिया आया, और फिर उसके बाद में 1333 में ये इंडिया पहुंच गया। जब ये इंडिया आया तो यहां पर दिल्ली सल्तनत जो है उसका एरा चल रहा था, काल चल रहा था, और एक सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अब तुगलक का भी नाम जरूर सुना होगा आपने, ठीक है ना।
मोहम्मद बिन तुगलक। ये माना जाता था कि एकदम कुछ सिली एक्सपेरिमेंटेशंस करता था, करता नहीं था बेचारा, बहुत ही सेंसिबल एक्सपेरिमेंटेशन करता था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता था, तो वो सिली एक्सपेरिमेंट्स बन जाते थे। तो सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको पैटर्नेज दे दिया, ये फैक्ट है। इब्न बतूता को किस इंडियन सुल्तान ने पैटर्नाइज किया? आपको ध्यान रखना, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। और तुगलक इसके नॉलेज से इतना प्रभावी हो गया कि दिल्ली का काजी बना दिया, काजी, जज बना दिया। कहा कि आप बड़े नॉलेजेबल पर्सन हो, आप आकर के हमारे यहाँ दिल्ली में जज बन जाओ। और बाद में एक एनवॉय जा रहा था जिसमें इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को भेज दिया चाइना, कहा कि आप जाइए चाइना में हमको रिप्रेजेंट करिए हमारे एनवॉय के साथ में। तो ये दोनों फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता का रिलेशनशिप। ठीक है। नंबर 2, कौन ट्रैवलर बाद में काजी भी बन गया दिल्ली का? इब्न बतूता। और तीसरी चीज है कि किसको जो है एक एनवॉय में चाइना भेजा गया? इब्न बतूता। ठीक है। तो अब जब ये चाइना गया तो भाई चाइना भी घूम आया, काम से गया था लेकिन घूम के आया, और फिर साउथ एशिया चला गया, मालदीव्स वगैरह एकदम बढ़िया फुलटुक मौज करके वहां से ये आया। तो इसको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली दुनिया घूमने की। ठीक है। उसने किताब लिखी रिहला। ठीक है। और बड़ी रिच डिटेल्स उसमें जो है 14th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी की मिलती है। तो किताब जो है आपको ध्यान रखनी है, रिहला उसका अकाउंट है, बुक है। ठीक है। अब इंडियन कल्चर पर उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है। पहली चीज, इब्न बतूता कहता है कि देयर इज अ फैंटास्टिक डाइवर्सिटी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। डाइवर्सिटी, बहुत ही डाइवर्स देश है भाई ये। और तब जो देश था वो अभी आज का नक्शा नहीं है ना, उसमें आज का पाकिस्तान भी शामिल था। सो जब भी कोई उधर से आता था तो पाकिस्तान के पार्ट को भी पकड़ता था, लेकिन इंडस के बाद हिंद है, इंडस के बाद इंडिया है, और उसमें आप आज का बांग्लादेश भी जोड़ सकते हैं। तो वो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात कर रहा है और कह रहा है कि ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी हमें यहां पर दिखाई देती है। और बहुत ही फैसिनेट हो जाता है कि यार इतनी डाइवर्सिटी वाले लोग एक साथ रह कैसे सकते हैं। इंडिया के बारे में ना पूरी दुनिया चौंक जाती है कि यार इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी ये देश जो है ना एक साथ रहता कैसे। यही हमारी खूबसूरती भी रही है। ठीक है। फिर बहुत सारे टाउन्स और उनकी वाइब्रेंट मार्केट्स और आर्किटेक्चरल फोर्टिफिकेशंस, उनका भी जिक्र ये करता है कि बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ हैं, अभी बात करेंगे सिटीज़ के बारे में। और कहता है बड़ी मतलब एकदम कलरफुल वाइब्रेंट मार्केट्स हैं। इंडियन मार्केट्स ना अब तो ये सारी वेस्टर्नाइज्ड मार्केट्स हैं, जितनी भी नई मार्केट बनती जा रही हैं, आपकी जनरेशन ने तो सारा जो है ना नया मार्केट देखा है। पुरानी बाज़ार अगर आप देखोगे ना, वो बड़ी कलरफुल मार्केट्स होती थी, और गल्ला मंडी लगी है, लोहा मंडी लगी है, गुड़ मंडी लगी है, अलग अलग तरीके की छोटी छोटी टुकड़े होते थे मार्केट के, कलरफुल। डेकोरेशन का मतलब यही था कि वहाँ पर जो आइटम्स हैं वही बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है। सो वाइब्रेंट मार्केट्स का भी जिक्र कर रहा है इब्न बतूता। ठीक है। अब एक बड़ी बढ़िया चीज़ बता रहा है, तुमको बहाना मिल गया। कभी कभार मौक़ों पर मम्मी पापा से कह सकते हो अपने पेरेंट्स से, या अब तो बड़े हो रहे हो, सीयूईटी क्रैक कर लोगे, यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे। इब्न बतूता कह रहा है कि भाई पान बहुत खाते हैं हिंदुस्तान में लोग। ठीक है ना, पान खाते हैं, ये ट्रेडिशन है। ये हिंदुस्तान में ट्रेडिशन और भी पहले से बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो बताते हैं कि भाई इंडिया वाले पता नहीं क्या करते, एक ग्रीन ग्रीन लीव है, उसमें कुछ लकड़ी जैसा डालते हैं और कुछ लगाते हैं ऐसे चुना उना करके, और बस खा लेते हैं खाने के बाद पान। तो इब्न बतूता कहता है कि पान खा रहे हैं। दूसरी चीज, उसने कोकोनट के सिग्निफिकेंस पे बड़ी बात की। उसने कहा यार कोकोनट बहुत है यहाँ, पहले नहीं होता था, नॉर्थ इंडिया में नहीं होता था ज़्यादातर। फिर आपको वेस्टर्न जो है ना दक्कन के नीचे आप उतरोगे, फिर वहाँ से आपको बहुत जो है कोकोनट मिलता था। अब तो पूरे देश में जहाँ देखो नारियल पानी पी लो, पूरे देश में नारियल पानी मिल रहा है। तो इब्न बतूता जो है नारियल का भी जिक्र यहाँ पर कर रहा है। सिटीज़ के बारे में जब वो बात कर रहा है तो दो सिटीज़ की बात कर रहा है। वो कह रहा है भाई साहब दिल्ली और साउथ में दौलताबाद, ये दोनों बड़े सिटीज़ हैं। दिल्ली जो था वो तो कैपिटल ही था दिल्ली सल्तनत का, और दौलताबाद जो था
उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ समय के लिए कैपिटल बनाया था। तो दिल्ली और दौलताबाद दोनों का ये जिक्र अपने ट्रैवलॉग्स में करता है, ठीक है ना। और रहला के अंदर उनको खूब डिस्क्राइब करता है, कहता है कि बहुत ही थ्राइविंग बाजार हैं और इसी वजह से इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा इंटेंस है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, मार्केट्स हैं, और साथ ही साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी उसको वहाँ पर दिखाई देती हैं। जहाँ इतने बड़े बड़े अमीर लोग रहते होंगे वहाँ थोड़ी सी जो सोसाइटी है ना उसमें रिचनेस आ जाती, दिखाई देने लगता है। लोगों के पास पैसे हैं तो आप ज़्यादा पॉम्प एंड शो करते हो, ठीक है ना। अब देखो फिर ये कहता है कि भाई एक बात ज़रूर लिखनी चाहिए, बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि इंडिया के अंदर ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है। अब ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है ना, कभी कभी देखो बेचारे फॉरेनर्स जो आते हैं उनके साथ मिसबिहेव होता है इंडिया के अंदर, तो आपको ऐसा कुछ भी मिले तो कहो नहीं ये गलत बात है, क्योंकि ये लिख रहा है भाई, ये आया फॉरेनर इब्न बतूता और वो कह रहा है कि इंडिया में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है। और उसने ये भी बताया कि वो बेचारा जो है ना ट्रैवल कर रहा था, एक बार तो रॉबर्स ने, मतलब रॉबर्स यू नो नॉट ओनली अटैक्ड, लूटेड, प्लंडर्ड एंड मर्डर्ड, उनके कुछ साथियों की तो हत्या तक इन्होंने कर दी लुटेरों ने। तो इब्न बतूता लुटेरों का भी जिक्र कर रहा है, जिसका भी जिक्र है। एनसीईआरटी आपको बहुत डिटेल्स में नहीं ले जाती, बहुत आसान एग्जाम है। ट्रिक्स कहाँ पर है वही हमें डिस्कस करनी है। क्वेश्चंस आपको पॉइंट आउट करते रहने कि किस चीज़ को हमें स्टेटमेंट के तौर पर याद रखना है और किस चीज़ को हमें कॉन्सेप्ट के तौर पर याद रखना है और किस चीज़ को हमें जो है फैक्ट के तौर पर याद रखना है। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर के बारे में ये कह रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव है क्योंकि बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसलिए खूब प्रोडक्टिविटी है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्रॉप हार्वेस्ट ये कह रहा है कि साल में 2 बार जो है ना खेती कर लेते हैं ये लोग, इतनी फर्टाइल सॉइल है इंडिया की, ठीक है ना। अब फिर ये भी बताता है कि जो इंटर एशियन ट्रेड नेटवर्क्स हैं उसमें इंडिया की पोजीशन इज वेरी पिक्यूलियर, ठीक है। यू सी India, that is peninsular India, the southern part of the Indian subcontinent, and here you see far eastern countries, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड, ये सब है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा छोटा सा लंका हो गया और ये जो है एक तो कोस्ट यहाँ से है, ठीक है, खूब सारे कोस्ट। दूसरा कुछ लोग जो घूम के आते हैं इस ट्रेड में, यहाँ से वेस्ट से जो लोग आते हैं वो हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे चले आते हैं और यहाँ से हमारे कुछ ट्रेड रूट्स थे जो लैंड ट्रेड रूट्स थे। सो इस वजह से इंडिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटर एशियन ट्रेड नेटवर्क के लिए, ठीक है। अब देखो ये कहता है कि जो एक कपड़ा है ना मसलिन, वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है, एशिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और ना सिर्फ एशिया में फेमस है बल्कि उसके बाहर भी उसका एक्सपोर्ट होता है। इंडियन फैब्रिक बड़ा ज़बरदस्त होता था, ये मसलिन मतलब बहुत ही सॉफ्ट जो है फैब्रिक है, मलमल, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। एक साड़ी जो है ना एक रिंग के अंदर से ऐसे डालिए, एक रिंग से पूरी साड़ी निकल जाएगी, इतना फाइन फैब्रिक है। तो मसलिन की बड़ी ये तारीफ यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना। एक चीज़ की और बड़ी तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि भाई मर्चेंट्स यहाँ के बहुत ही रिच है और उनका बड़ा रोल है। उन्होंने अपनी एसोसिएशंस बनाई हुई हैं, हमने देखा था ना एसोसिएशंस, उन्होंने एसोसिएशंस बनाई हैं और दे प्ले वेरी मेजर रोल इन द सोशल यू नो अपलिफ्टमेंट। मीनिंग इरिगेशन सिस्टम के अंदर भी मर्चेंट्स हैं, वो बड़े बड़े डोनेशंस दे रहे हैं कि भाई इरिगेशन सिस्टम को डेवलप कर लो। और टेम्पल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा उनका प्रोमिनेंट रोल है। सिटी का जो पूरा देखभाल करना है उसमें भी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर एक बात वो कह रहा है कि इंडिया का जो पोस्टल सिस्टम है ज़बरदस्त है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। पोस्टल सिस्टम, डाक व्यवस्था, अभी बात करते हैं। और फिर कहता है कि इंडिया की वेल्थ आती कहाँ से है, नंबर 1 एग्रीकल्चर से, नंबर 2 टेक्सटाइल से।
इतना बढ़िया कपड़ा बनाते हैं कि पूरी दुनिया में बेच लेते हैं, ठीक है। अब ये इंडियन पोस्टल सिस्टम की तारीफ करता है, कहता है भाई इनका पोस्टल नेटवर्क बहुत एडवांस्ड है, बहुत ही तारीफ करता है। तो इसको ध्यान रखना कि इब्न बतूता इसका जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि दो तरीके का पोस्टल सिस्टम है, एक है हॉर्स पोस्ट यानी घोड़ा और घोड़े का जो पोस्ट है, दूसरे हैं फुट पोस्ट। जो हॉर्स पोस्ट है उसको कहते हैं उलुक, ध्यान रखना ये टर्म है, कुछ एक टर्म से जो ध्यान रखने, उलुक हॉर्स पोस्ट है और दावा जो है वो फुट पोस्ट है। पैदल लोग हैं, उनको डाक दी गई, वो पैदल चल के जाएंगे दूसरी डाक पे, दूसरा डाकिया बैठा हुआ है उसको दे दिया, डाकिया सुना है ना, डाक से डाकिया, वो डाकिया वो लेटर लेकर और आगे पहुंचा देगा, फिर वो और आगे पहुंचा देगा धीरे धीरे। ज़्यादा तेज भेजनी है तो आपको भेज देना है हॉर्स पोस्ट। आपकी जनरेशन ने तो देखा नहीं, एक चिट्ठी होती थी जो कहा जाता था कि आप भेज दीजिए, नॉर्मल पोस्ट है, और एक होती थी स्पीड पोस्ट है। अभी भी फॉर्म वगैरह आप हो सकता है भरते हो, अब तो सब ऑनलाइन हो गया, लेकिन स्पीड पोस्ट है। तो ये पुराने ज़माने का स्पीड पोस्ट है, हॉर्स पे दे दिया। अब हॉर्स जो है ना, घोड़ा तो है इंसान से ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जल्दी पहुंचा देता है, ठीक है। और यहाँ पर ये बोलता है कि जो हॉर्स पोस्ट है उसके पोस्ट बड़ी दूर दूर होते थे, लेकिन जो हमारा दावा है, दावा में पोस्ट छोटे छोटे होते थे, क्योंकि कोई पैदल लेकर चल रहा है बेचारा तो इसने इसको दे दिया, ये यहाँ ले गया, ये यहाँ ले गया, ये यहाँ ले गया, और घोड़ा लंबे डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है ना। फिर ये कहता है ये तो एक सिस्टम है, लेकिन भाई साहब जो स्पाइज हैं वो तो और भी तेज हैं, वो इससे भी तेज खबर लेके जाते हैं सुल्तान के पास। जो खबर उसको चाहिए होती है वो उन बहुत तेजी से जो है ट्रैवल कर जाती है। तो पोस्टल सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्पाइंग वगैरह सबका जिक्र इब्न बतूता कर रहा है। और ये भी कहता है कि ये सिस्टम जो है ना, कम्युनिकेशन और ट्रेड अक्रॉस डिस्टेंसेस, किसी को लंबी दूरी का ट्रेड करना है और कम्युनिकेशन करना है तो वो इस पोस्टल सिस्टम की वजह से बहुत ही एफिशिएंटली कर सकता है। एफिशिएंट भी है सिस्टम, स्पीड भी है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना, कि एक सिस्टम बना दिया है और वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा बंदा, बर्नियर, डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर साहब के बारे में आप पढ़ेंगे हम लोग, फ्रांसिस बर्नियर। अब ये एक फ्रेंच डॉक्टर है, फ्रांस से आया हुआ है, ठीक है। फिलॉसफी भी इसका सब्जेक्ट है, घूमने का बड़ा शौक है, और ये आता है मुगल इंडिया में 1656 टू 1668 यहाँ पर ये रहता है। इब्न बतूता कहाँ आया? दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। और ये हमारा जो बर्नियर है ये आता है मुगल इंडिया में, और मुगल इंडिया का जो ये पीरियड है, ठीक है, ये शाहजहां का पीरियड है। और उसका एक बेटा है दारा शिको, औरंगजेब का नाम तो सुना होगा, औरंगजेब का भाई था। और औरंगजेब की जगह अगर दारा शिको राजा बन जाता ना, दारा शिको बहुत ही बढ़िया आदमी था, लेकिन औरंगजेब ने इसका भी मर्डर करवा दिया दारा शिको का, तो उसका फिजिशियन बन गया आकर के ये हमारा बर्नियर। इसने क्या किया भाई, ये यूरोप से आया था, फ्रांस से आया था, फ्रांस का अपना एक्सपीरियंस था इसका, और वहाँ जाकर के इसने इंडिया की जो अपने जो उसके एक्सपीरियंसेस थे उसको किससे कंपेयर किया? जाहिर सी बात है यूरोप से का जो है कंपेयर किया, ठीक है। इसका जो पॉइंट ऑफ स्टडी था, इंडियन सोसाइटी को खूब ध्यान से पढ़ा और मुगल गवर्नेंस को भी बहुत ध्यान से इसने पढ़ा, और यहाँ से इसने चिट्ठियाँ भेजी, लेटर्स भेजे यूरोप में कि भाई मैं इंडिया घूमने आया हूँ। आज की तरीके से वो ब्लॉग नहीं बना सकता था, रील्स नहीं बना सकता था, वीडियोस नहीं बना सकता था, इसलिए लेटर भेज रहा था कि मैं यहाँ आया हूँ, मैंने ये देखा, मैंने ये जाना, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंडिया ऐसा है। और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यूरोप में जो इंडिया का परसेप्शन है दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। सो दैट्स व्हाई फ्रैंकोइस बर्नियर एक्सटेंसिवली रोट अबाउट इंडिया, बहुत ज़्यादा लिखा, और राजा को बताना है सारी चीज़ें, फ्रांस में जो
जो भी नोटेबल पर्सनालिटीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करना है कि इंडिया के बारे में मेरे अकाउंट्स को आप पढ़िए। अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो गलत ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि बाहर का आदमी गलती भी करता है। अब वो गलती क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ प्राइवेट लैंड ओनरशिप है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जमीन खरीदी, मेरी है, ठीक है, मेरा उस पर हक है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, है ही नहीं, सब जो है ना राजा का है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू किंग। सो दैट्स व्हाई द नोशन ऑफ प्राइवेट लैंड ओनरशिप इज कंप्लीटली एब्सेंट इन इंडिया। ये गलत बात इसने नोट की, लेकिन ये दूर से देख रहा था और स्टेट के रोल को, राज्य को, सरकार की भूमिका को इसने गलत समझ लिया, ठीक है। अब ये कहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से नहीं हो पाया क्योंकि लोगों के पास लैंड ओनरशिप नहीं है। लैंड ओनरशिप नहीं है यानी उनके पास बेस नहीं है। जब बेस नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप कुछ करना चाहते हैं और आपके पास जमीन है, जमीन आपकी जो है ना एक प्रॉपर्टी है जो आपको बेस देती है, फाउंडेशन देती है, लेकिन अगर जमीन आपके पास नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी ना किसी शॉक को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो ये कहता है इस वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं। स्टेटमेंट के तौर पर आपको याद रखना है बर्नियर के इस स्टेटमेंट को, ठीक है। और ये कह रहा है कि चूंकि लैंड ओनरशिप है नहीं इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए एग्रीकल्चरल डिक्लाइन है। ये बर्नियर बोल रहा है। और ये जब यहां पर इस बात को कह रहा है तो ये जो पूरा दौर है, जिस दौर में वो यहाँ रहा, शाहजहां का, ठीक है, उसके साथ साथ जहांगीर उसके पहले रहा है, उसके बाद औरंगजेब आ गया है। इस दौर में कुछ एक अकाल पड़ गए हैं और उन अकालों की वजह से ये एग्रीकल्चरल डिक्लाइन की बात यहाँ पर करता है। और ये कहता है कि मुगल इकोनॉमिक सिस्टम वॉज फुटाइल, इट वॉज इनएफिशिएंट, कोई सिस्टम नहीं था। अब ये गलती कर रहा है। हो क्या रहा है कि यूरोप उस समय बहुत ही तेजी से बदल रहा है। वहाँ मर्केंटिलिज्म है, व्यापार और वाणिज्य, ठीक है ना, ट्रेड एंड मर्चेंट्स बहुत डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा कि यहाँ का खेल क्या है, तो वो मुगल एम्पायर को बहुत क्रिटिसाइज करता है, बहुत ही क्रिटिकली देखता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी दे दिया और ये कहा कि इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी है मुगल सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसने जो कुछ लिखा उससे यूरोप में इंडिया के बारे में एक राय बन गई, एक ओपिनियन बन गई, एक परसेप्शन बन गया। एंड दैट परसेप्शन इज नोन एज ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्ट, पूर्व, और ये जो है ना एक तरीके से तानाशाही मान लो कि पूरब के जो राजा हैं वो राजा जो है ना पूरे तानाशाह हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए बाद में धीरे धीरे ओरिएंटल डेस्पोटिज्म इंडिया की जब भी बात होती थी, जो ओरिएंटल यानी ईस्ट की, पूरब के जो साम्राज्य होते थे उनको इसी नाम पे बदनाम किया गया कि ओरिएंटल डेस्पोटिज्म है, क्योंकि बर्नियर ने जो अकाउंट लिखा वो यही था कि मुगल स्टेट तो बहुत ही टिरेनिकल है, अत्याचार करता है, लैंड की ओनरशिप नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, एग्रीकल्चर कोलैप्स कर गया और लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। ये पूरी पिक्चर इसने जब बना दी, ठीक है, इस वजह से ये कहा जाने लगा कि ओरिएंटल डेस्पोटिज्म है। ये टर्म आपको ध्यान रखना है, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। इसका मतलब यही हुआ जो बर्नियर कह रहा है कि राजा नहीं है, राजा तानाशाह है, अत्याचारी है, टायरेंट है, ठीक है। और बर्नियर कहता है कि चूंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए सोसाइटी में प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है, सोसाइटी में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। अब देखो यहां पर यह भी समाज में विभाजन देख रहा है, लेकिन बर्नियर कहता है यहां पर अमीर
और गरीब के बीच में खाई है। अब ये एक बात तो सही लिख रहा है यार, अमीर गरीब के बीच में खाई तो हर जमाने में रही है ना, अमीर अमीर होते हैं, गरीब गरीब होते हैं। अब अंबानी जी की जो है ना बेटे की शादी हो गई, इतना तूफान मच गया क्योंकि वो एक अमीर के बेटे की शादी थी। और बाकी अभी शादियां होने वाली हैं आज से, तो कितनी सारी शादियां होंगी किसी को पता ही नहीं चलेगा। सो अमीर गरीब की ये खाई तुमको यहाँ पर बर्नियर बताता है कि यहाँ पे है, ये सोसाइटी डिवाइडेड है जो है बिटवीन रिच एलिट्स एंड पुअर मासेस, ठीक है। और एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहता है कि यहां पर मिडिल क्लास नहीं है, मध्य वर्ग। हम सारे लोग मध्य वर्ग से ही आते हैं, ठीक है। सो वो कहता है कि यहां पे मध्य वर्ग नहीं दिख रहा कहीं पर भी। अब वो मिडिल क्लास को जो पहचानने की कोशिश कर रहा था वो फ्रांस के सेंस में कर रहा था। यहां पर दूसरी फॉर्म्स में जो मिडिल क्लास है, छोटा सा बहुत ही मिडिल क्लास है, बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं है, लेकिन वो स्टेट के पैटर्नेज के साथ नहीं रहता, सरकार के साथ वो एंगेज नहीं कर रहा है, उसका पैरेलल बहुत बड़ा एक्सपेंशन है, वो ये पहचानता नहीं है यहां पर। इसलिए कहता है बहुत ही टिरेनिकल, बहुत ही ऑप्रेसिव, दमनकारी है, अत्याचारी है, मुगल बादशाह और मुगलों का राजकाज, ठीक है, ये बर्नियर बोलता है, ठीक है। और कहता है बहुत गरीबी है, लोग बहुत ही बुरी परिस्थितियों में रह रहे हैं। और फिर ये मुगलों को कहता है कि मुगल्स वर द किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। मुगल जो शहंशाह हैं वो भिखारियों के और बर्बर लोगों के शहंशाह हैं। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, किसने कहा? ये बर्नियर ने कहा, और यूरोप के साथ उसकी तुलना भी की, ठीक है। फिर यहां अर्बन लाइफ के बारे में लिख रहा है। अर्बन लाइफ के बारे में लिखेगा तो आर्टिजनल जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी लिखा, जो दस्तकारी के, हैंडीक्राफ्ट्स के, कपड़े के, फैब्रिक के, बहुत सारे इस तरीके के जो काम है उनकी बात कर रहा है। टेक्सटाइल्स, गोल्ड, सिल्वर आइटम्स कैसे बन रहे हैं शहरों के अंदर, ठीक है। और यहाँ भी बड़ा क्रिटिकल है, यूरोप वाले ना, गोरी चमड़ी के लोग इंडिया आते हैं, ओ माय गॉड इंडिया इज सो पुअर, इंडिया सो बारबैरिक, फलाना ठिकाना करके वो चले जाते हैं। वो आए क्यों भाई? हमने बुलाया? पहले तो राज्य करने चले आए, गुलाम बना के हमको रखा, अब आते हो तो गरीब बहुत है, अरे यार तुम ही लूट के ले गए हो सब कुछ। अब ये इतना नक चढ़ा है बर्नियर, फिर लिख देता है कि यहाँ पर तो कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट ही नहीं है। मैं पूरी यूरोप की बाजार हिंदुस्तान से ट्रेड करना चाह रही थी और इनको कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट यहाँ दिख नहीं रहा था। और कंट्राडिक्टरी क्या है, कहता है बहुत ज़्यादा फॉरेन जो है मेटल, सोना चांदी हिंदुस्तान आ जाता है। क्यों? टेक्सटाइल्स खूब खरीदते हैं भाई यूरोप में लोग। अच्छा, अभी तो कोई क्वालिटी नहीं दिख रही थी तुमको, और फिर तुम कह रहे हो कि फॉरेन प्रीशियस मेटल्स इंडिया में आके डंप हो जा रहे हैं, इतना पैसा यहाँ आ जाता है, क्वालिटी नहीं है तब भी खरीद रहे हो। यानी कि कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे रहा है। फिर ये कहता है बहुत ही प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटीज है, व्यापारी बहुत रिच है। अच्छा, तो रिच है इसका मतलब है जो वो बना रहा है, जो कुछ उसका प्रोडक्ट है उसको वो बेच रहा होगा, बेच रहा है तो पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो रिच है। तो फिर ये सब क्या था कि यार कुछ भी नहीं, बड़ा गरीब है, बड़ा बेकार है, सब कुछ है। तो बहुत सारे कंट्राडिक्शंस आपको बर्नियर के अकाउंट में दिखाई देते हैं। बहुत सारे अर्बन एरियाज की बात कर रहा है और कहता है कि वहाँ पर मुगल सेनाएं हैं और उन पर डिपेंडेंट सिटीज़ हैं। सेनाएं होती थी, जाहिर सी बात है जब सेना कहीं रहेगी तो उसको राशन पानी चाहिए, उसको उनके लोगों जो सैनिक हैं उनको कपड़े चाहिए, उनको डेली यूज़ की बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो धीरे धीरे वहाँ मार्केट डेवलप हो जाती थी। तो इस तरीके के शहरों के का भी इसने जिक्र किया। फिर ये कहता है कि आर्टिजन्स जो हैं, स्पेशलाइज्ड इंपीरियल वर्कशॉप्स, कारखानों में काम करते थे। तो ये कारखाना जो शब्द है जो आज बहुत पॉपुलर है, ये बहुत ही पुराने टाइम से पॉपुलर है। तो कारखानास का जिक्र कौन करता है? बर्नियर करता है। आपको इसको इसी तरीके से याद रखना है। अब ये भी जिक्र कर रहा है दिल्ली और दौलताबाद, ठीक है। इन दो शहरों का जिक्र ये भी करता है कि बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पर और बहुत ही प्रॉस्परस सिटीज़ हैं, और जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेड है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, बहुत कुछ वहाँ पर हो रहा है। और मर्चेंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो कास्ट और किनशिप की बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड है। कुछ जातियाँ हैं
वो जो है अपनी मर्चेंट कम्युनिटीज बना रही है, और दूसरा किनशिप टाइज है, उनके रिश्तेदारी नातेदारी के संबंध है उसकी बेसिस पर, जैसे मारवाड़ी, ठीक है ना, वो किनशिप टाइज एक तरीके से, वो कम्युनिटी भी है ना, वो कास्ट नहीं है, ठीक है, तो किनशिप टाइज की बेसिस पर, तो उनको ये आइडेंटिफाई करता है और कहता है कि जो क्लास स्ट्रक्चर है वहां जमींदार, बड़े किसान और छोटे किसान है। बहुत आसान है ये कहना, ठीक है, बर्नियर ने ये भी लिखा, ठीक है। जो हस्तशिल्प, दस्तकार जिनको बोलते हैं आर्टिजन्स, उनके बारे में बर्नियर स्टेटेड दैट दे वर डिपेंडेंट ऑन द इंपीरियल एंड द लोकल पैटर्नेज। इंपीरियल मीनिंग बादशाह का भी पैटर्नेज है, लोकल पैटर्नेज मीनिंग कि लोग नीचे जो है ना, छोटे व्यापारी भी उसको पैटर्नाइज करते थे। फिर ट्रेड सेंटर्स तो ही हैं शहर में, पिलग्रिमेज साइट्स भी हैं, जो बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर नहीं थे लेकिन पिलग्रिमेज बहुत बड़ा था, तीर्थ बहुत बड़े बने रहे। जैसे आप हरिद्वार का नाम इसमें ले सकते हैं कि वो पिलग्रिमेज साइट बहुत बड़ा है। बनारस नहीं है, क्योंकि बनारस जो है ना वो ट्रेड नेटवर्क में भी है और उसके साथ साथ में वो पिलग्रिमेज साइट भी है। अब देखें यहां पर ये बर्नियर जो है ना, ही wrote about women's and their role in the society, ठीक है। And here he mentions female slaves, जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो गुलाम हैं, उनका जिक्र करता है और ये कहता है कि these female slaves served in domestic and as well as administrative roles। दोनों तरीके का, घर में भी काम करते हैं वो स्लेव्स और साथ ही साथ में उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी दिया जाता है। और कुछ स्लेव्स जो हैं बहुत स्किल्ड हैं, म्यूजिक और डांस वगैरह जो है ना उसमें बहुत स्किल्ड हैं कुछ एक फीमेल स्लेव्स, उनका भी जिक्र यहाँ पे करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीमेल स्लेव्स का जिक्र भी कौन कर रहा है? बर्नियर। फिर ये सती के बारे में बता रहा है। सती प्रथा के बारे में सुना है? नहीं सुना तो सुन लो। सोसाइटी में आज से तकरीबन 200 साल पहले हमारे इंडियन सोसाइटी में अगर किसी का पति मर जाए तो पत्नी को उसके साथ चिता में जलाने की बात होती थी। ऐसा नहीं था सबको ही जला दिया जाता था, लेकिन ये एक परंपरा थी। कुछ महिलाएं कहती थी कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, ठीक है। तो इक्का दुक्का होंगी जो हंस के भी चिता में बैठ गई। अब चिता में बैठने के बाद तो हंसती नहीं होंगी, ये जाहिर सी बात है। बहुत से लोगों को ना वो डंडा कोंच के अंदर भेज दिया जाता था कि अच्छा नहीं तुमने कहा था सती होना है तुमको जाओ, तो उनको उसके साथ में मार दिया जाता था, पति के साथ में। इसका जिक्र करता है बर्नियर सती प्रथा का, ठीक है ना। और यहां वो ये भी लिखता है जो मैंने कहा अभी कि कुछ तो वॉलंटियर करती थी कि नहीं मैं सती हो जाऊंगी, और कुछ को जो है ना मजबूरी में मतलब जाना पड़ता था, क्योंकि लोग उसको धक्का दे करके सती करवा देते थे। और जब वो सती हो जाती थी तो अगले दिन कहते थे अरे तो माता सती हैं, वहां पे मेले लग जाते थे, ठीक है। अब यहां पर ये बोलता है कि लेबर जो है एग्रीकल्चर और ट्रेड दोनों में जो फीमेल लेबर है दैट वाज एसेंशियल, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट इंडियन सोसाइटी एंड द रोल ऑफ वीमेन। अभी भी क्या होता है ना कि जो घर बाहर जा रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, और घर में बेचारी जो माँ है या बहन है या जो भी है वो कुछ काम नहीं कर रही, क्योंकि वो हमारे डोमेस्टिक जो लेबर है वहाँ पर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्रीकल्चर में, खेती में भी काम कर रही हैं, ट्रेड में भी काम कर रही हैं, व्यापार में भी काम कर रही हैं, आर्टिजन्स हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये लिखता है बर्नियर वीमेन का जो रोल है इंडियन जो है क्राफ्ट्समैनशिप में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में, इनमें सब में ये लिखता है, ठीक है। हालांकि जो ऑर्डिनरी वीमेन है उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं लिखता, ज़्यादा नहीं जानता है, ठीक है। अब चूंकि फीमेल स्लेव्स की बात की, फिर ये कह रहा है कि स्लेवरी इज कॉमन इन इंडियन सोसाइटी, और उनको बहुत अलग अलग तरीके के रोल्स दिए जाते थे। और मैंने लिखा डोमेस्टिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और मेनियल जॉब्स भी हैं, छोटे छोटे काम भी उनको दे दिए जाते थे। अब यहाँ म्यूजिक और डांस का मतलब क्या हो गया? आज भी म्यूजिक और डांस का मतलब तो एंटरटेनमेंट है। तो
यहाँ पर स्लेव्स, कई सारे जो स्लेव्स होते थे वो स्किल्ड होते थे म्यूजिक डांस में और इंटरटेनमेंट पर्पज से रखे जाते थे। और भाई साहब एक काम जो उनसे करवाया जाता था वो था जासूसी का काम, स्पाइस बन करके वो काम किया करते थे। ठीक है, सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इब्न बतूता के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है, ये बर्नियर के बारे में नहीं है। 3 हमने ट्रैवलर्स देखे, कौन कौन से? हमारा अल-बिरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर। अब यहां पर स्लेवरी के बारे में, फीमेल स्लेव्स के बारे में बोल रहा है बर्नियर। अब यहां इब्न बतूता कह रहा है कि जो स्लेव्स हैं वो नोबल्स को गिफ्ट में भी दिए जाते थे। कि पता चला कह रहे हैं अरे यार चलो उस फलाने मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, 4 स्लेव खरीद लेते हैं, मिठाई खरीद लेते हैं, फल खरीद लेते हैं। वहाँ पर होता था कि चलो भाई चलते चलते 4 स्लेव्स खरीद लिए, ठीक है, गिफ्ट कर दिया, साहब ये लाए हैं आपके लिए। तो ये इब्न बतूता का अकाउंट है कि ऐसे गिफ्ट करता, उसने खुद भी खरीदे, तो वो लिखता है कि मैंने खरीदे सुल्तान को देने के लिए। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर इस तरीके से भी स्लेवरी थी, इब्न बतूता के अकाउंट से भी और बर्नियर के अकाउंट से भी हमको पता चलता है। और स्लेवरी की वजह से सोशल मोबिलिटी, स्टेटस, इकोनॉमिक और सोशल नीड्स सब प्रभावित होती थी। ठीक है, अब देखो ये सब लोग बाहर से आए, कोई हेरात से आया, कोई अफ्रीका से आया, ठीक है ना, कोई फ्रांस से आया, तो ये बाहर से आ रहे हैं। और जब वो बाहर से आ रहे हैं वो लिख रहे हैं हमारे बारे में, तो मैं बार बार क्रिटिकली कह रहा हूं ना इनको, क्योंकि आप बहुत कुछ जानते नहीं हैं लेकिन आप काबिल बहुत हैं, इसलिए सब लिखेंगे। और सब लिखेंगे ऐसे कि जैसे मेरे अलावा कोई दुनिया में सच नहीं जानता। तो इससे क्या हो गया, यहां पर इंडिया के बारे में एक परसेप्शन बन गया यूरोप में, इन्हीं ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के बेसिस पर। खासतौर पर बर्नियर फ्रांस से आया था। फ्रांस आने वाले दिनों में यूरोप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला था। इस वजह से फ्रांस से के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने इंडिया के बारे में एक परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया। परसेप्शन बनाना क्या होता है कि अच्छा भाई साहब आपने मेरे लिए गलत परसेप्शन बना लिया है, ऐसे बोलते हो ना। तो ये जो गलत परसेप्शन था वो यूरोप में पहुंच गया बर्नियर वगैरह के अकाउंट से, इसलिए बर्नियर का अकाउंट काफ़ी क्रिटिसाइज इसीलिए किया जाता है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई साहब यूरोप तो बिल्कुल स्वर्ग है और इंडिया जो है ना एकदम नर्क है, ऐसा बाइपोलर, हमारे यहाँ सब अच्छा आपके यहाँ सब खराब। इस तरीके का इंप्रेशन वहां पर बना यूरोप के अंदर। और मैंने कहा ना कि उसी से निकला कि बर्नियर के अकाउंट से कहा कि ओरिएंटल डेस्पोटिज्म है। और यहां पर यूरोप के अंदर एक ऑर्डर है, वहां पे बताते हूं ऑर्डर क्या है, कि वहां पर एक राजा है, राजा के नीचे कुछ एक नोबिलिटी है, नोबिलिटी के बाद में फिर कुछ कुछ अलग अलग जो है ना तरीके की हायरार्कीज हैं। तो वो जो हायरार्कीज है ना वो वहां पर स्टेट्स कही जाती थी, स्टेट्स कही जाती थी। तो ये कह रहे हैं यूरोपियन ऑर्डर एकदम अलग है और इंडिया में तो तानाशाही है, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। तो ओरिएंटल यानी पूरब में तो सब तानाशाह है, यही ओरिएंटल डेस्पोटिज्म है। ठीक है, अब यहां पर क्या किया कि बहुत सारे यूरोपियन थिंकर्स, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, ये भी फ्रेंच है, मॉन्टेस्क्यू भी इसी तरीके से इंडिया के बारे में लिखता है। और इससे क्या हो गया कि यूरोप में एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि भाई यूरोपियन सुपीरियोरिटी क्या होती है और ओरिएंटल इंफीरियोरिटी क्या होती है। ओरिएंटल यानी पूरब वाले, पूरब में तो इंडिया भी है, एशिया भी है, इंडिया भी है, तो पूरब वाले सब बेकार, हम हैं बड़े सुपीरियर लोग। तो ये परसेप्शन जो है इन ट्रैवलॉग से, ट्रैवलर्स अकाउंट से बनता है। ठीक है ना, अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्राफ्ट्समैनशिप पर एक स्टेटमेंट सब्जेक्ट के तौर पे आपको इसको याद रखना है कि मसलिन का जिक्र हमने कर दिया फैब्रिक के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन यहाँ कारपेट्स वगैरह भी यहाँ के बहुत फेमस हैं। और यहाँ की जो क्राफ्ट्समैनशिप है ना वो अपनी डेलिकेसी और ड्यूरेबिलिटी, डेलिकेट भी है और ड्यूरेबल भी है, ये कम होता है कि नाजुक भी है लेकिन टिकाऊ भी है। लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर जो इंडियन टेक्सटाइल है, उस इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेलिकेसी, ड्यूरेबिलिटी दोनों की वजह से जाना जाता था। और उसका आर्टिस्टिक और टेक्निकल जो डायमेंशंस है, दे वर वेरी रिच। सो दैट्स व्हाई देयर वाज ह्यूज डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन द यूरोपियन मार्केट। ठीक है ना,
ये इनके अकाउंट से हमें पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बर्नियर यहाँ पर भी आलोचना करता है कि इंसेंटिव्स नहीं मिलते, बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो हाईली क्रिटिकल है। असली चीज़ क्या है कि इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप पूरी दुनिया में फेमस है और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है एज फार एज द इकोनॉमी वाज कंसर्न। ठीक है ना, प्रॉस्पेरिटी डज नॉट मीन दैट एवरीबडी इन इंडिया वाज हैप्पी एट दैट टाइम, नो। सो देयर इज अ सेइंग ना, द इंडिया वाज अ गोल्डन बर्ड, इट डज नॉट मीन दैट एवरी बर्ड वॉज अ गोल्डन बर्ड। ठीक है, हर पेड़ पे जो है जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, ऐसा नहीं था, लेकिन इकोनॉमी के सेंस में हम बहुत पावरफुल थे। तो क्राफ्ट्समैनशिप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन ट्रैवल अकाउंट से कम एक चीज तो हो गई कि एक दूसरे से कल्चरली एंगेज होना शुरू हुए, कल्चरली एंगेज होना शुरू हुए। उन्होंने हमारे बारे में डिटेल्स शेयर की और फिर हमको भी उनके बारे में पता चला। जैसे अल-बिरूनी ने क्या किया, इंडियन टेक्स्ट लिखे, यूक्लिड को अरेबिक में ट्रांसलेट किया, तो उनकी कुछ नॉलेज हमारे पास भी आई और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस भी हमको मिलते हैं बाद में कि उस जमाने में फॉरेन ट्रैवलर्स हमको कैसे देखते थे और बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह भी सामने आई। जैसे सती के बारे में बर्नियर ने जो लिखा, उससे हमें पता चलता कि अच्छा उस पीरियड में भी इसका मतलब है कि सती प्रेवलेंट रही होगी। ठीक है ना, और इतनी सारी लैंग्वेजिंग इंगेज हैं, संस्कृत है, पर्शियन है, अरबिक है, इनके टेक्स्ट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के को जो है ना इन्फ्लुएंस करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरे के बारे में कल्चरल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हमें पैदा होती दिखाई दे रही है। अब देखो मिडिवल सोसाइटी के बारे में, लगभग 10th सेंचुरी से लेकर, और हमने अभी बात कर ली इन तीन ट्रैवलर्स में 17th सेंचुरी तक, 700 ईयर्स, एंड दैट वाज पार्ट ऑफ द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो मिडिवल सोसाइटी के बारे में हमको पता चलता है कि फॉरेन ट्रैवलर्स क्या लिख रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, और यहां पर एक चीज है ना, वो है बायस। बायस भी ऐसा टर्म है जो आप लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हो कि भाई ये तो बायस्ड है। बायस का मतलब ये है कि हमने पहले से कुछ सोच के रखा हुआ है कि नहीं भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, और उस बायस की वजह से कुछ अच्छा भी दिख रहा है तो भी हम करें हाँ ठीक है, ताजमहल देखने में तो सुंदर लग रहा है लेकिन पीछे से थोड़ा टेढ़ा है, तो मतलब आपको तारीफ भी करनी है और उसकी बुराई निकाल देनी है वहाँ पर। तो ये जो बायस है उनकी अपनी कल्चर से आ रहा है इंडिया के बारे में, दूसरे के हम सबसे सुपीरियर हैं, ये सारे लोग जो हैं थोड़े इन्फीरियर हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपने परसेप्शन से वो इंडियन जो है ना कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को देखते हैं। चूंकि मिडिवल इंडिया के बारे में जो लिखा गया, तो यूरोप में बाद के जो हिस्टोरियंस थे जिन्होंने ये कोशिश की कि इंडिया के बारे में हम और समझें, वो इनसे इन्फ्लुएंस्ड हो गए। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड हो गए, और उन्होंने भी बहुत सारा हिस्ट्री इंडिया के बारे में ऐसे ही लिखा। ठीक है, सो ये बन गए एज यू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट इंडियन सोसाइटी, कल्चर, नॉलेज सिस्टम, रिलीजन, प्रैक्टिस, सोसाइटी, सबके बारे में जानने का एक सोर्स हमारा यहाँ पर बन जाता है मेडिवल इंडिया को समझने के लिए। और बायस जरूर था लेकिन यूनिक पर्सपेक्टिव तो वो दे ही रहे हैं, और उस यूनिक पर्सपेक्टिव को के थ्रू द आईज ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, ठीक है ना, हम और बेटर ढंग से अपनी हिस्ट्री को समझ पाते हैं, उसके डिफरेंट डायमेंशंस जैसे सोशल लाइफ, रिलीजन, ट्रेड, गवर्नेंस, इन सब चीज़ों को हम लोग समझ पाते हैं। ये फॉरेन ट्रेवलर्स जब आ रहे हैं तो क्यूरियस हैं। ठीक है, कहीं तो क्यूरियस हैं, अरे यार ये क्या है, तो क्यूरियोसिटी भी है, एडमिरेशन भी है, तारीफ भी है कई सारी चीज़ों की, जैसे फैब्रिक की बहुत ही तारीफ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है ना, और कभी कभी क्रिटिक है, और वो क्रिटिक कभी कभी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक है क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं और क्रिटिक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एज अ सोर्स बेस आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, ट्रेवलॉग्स हैं, और जो आपके CUET के सिलेबस के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं,
उनके बारे में हमने पढ़ लिया। एक चीज़ मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ कि आपको CUET एग्जामिनेशन के लिए इन क्लासेस पे इसलिए रिलाई करना है कि इसमें कोई भी ऐसा पॉसिबल क्वेश्चन नहीं है जो छूट जाता हो। ठीक है, फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं और स्टेटमेंट्स हैं जिन पर मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है, ये लिस्ट के या मैच द कॉलम के फॉर्मेट में सवाल आ सकता है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ। एक ही चीज़ बचेगी, वो बहुत ही एक्सटेंसिवली आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ इलेबोरेटिव रिमेडियल क्लासेस और तमाम सारी चीज़ें और भी देते हैं। सो ये सब जब मिलेगा ना तो आप आ जाएंगे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के स्कोर में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा CUET क्रैक करने के लिए, बल्कि टॉप करने के लिए। थैंक यू सो मच।